So, hello, my dear guys. Today we are going to start with a new chapter. The chapter name is organizing. This is one of the most important chapter. Okay. Wow, what a formal language I am speaking now. हाँ, first we will go with the meaning. Organizing का meaning क्या है? Organizing can be defined as a process that initiates implementation. यहाँ से implementation शुरू होता है. डायरेक्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. डायरेक्टिंग में क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है. यहाँ से प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अपन लागू करना चालू करते हैं. इसमें अपन जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप को प्रमोट करते हैं. वो कैसे करते हैं वो अपन आगे देखेंगे. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which include designing the roles to be filled by suitably skilled people. So one of the most important process of this NCERT. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें अपन को क्या करता है, इधर एक वर्ड आएगा IDAE. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि इस प्रोसेस में अपन जो भी काम है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अपन को क्या काम करना है, और उसको डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे. प्रीवियसली जब अपने प्लान्स बने हुए होते हैं कि अपन को 100% सेल अचीव करनी है, उसके लिए अपन को क्या क्या करना है. तो उसके लिए अपन प्लान के हिसाब से अपनी जॉब्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं. जैसे 100% सेल अचीव करनी, तो इस बार अपन को सेल में ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, सेल के डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ना, प्रमोशन के डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे क्योंकि अपन को सेल अचीव करनी है. या फिर अपन हर किसी डिपार्टमेंट में लोग लगा देंगे. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ होता है. यहाँ पे जो वर्क होता है वो मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है. यहाँ पे क्या होता है, अपन डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं. केस स्टडी में कहीं पे भी है तो डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड, इसको ध्यान रखना है. ओके. बर्डन शिफ्ट होता है, डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड. उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल. अपन यहाँ पे वर्क देखा, डिवीज़न किया, दूसरे हर एक एक टाइप का काम बनाया कि ये सेल्स का काम है, ये इसका काम है. अब जैसे अपन ने ये सारे वर्क को डिवाइड कर दिया, अब इसको मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिफाइन करेंगे. कैसे करेंगे, इनके डिपार्टमेंट बनाएंगे. जैसे 100 सेल्स के लोग हैं अपने पास, तो उनको सेल्स के डिपार्टमेंट में डाल देंगे. ऐसे एक ग्रुप बना देंगे. ग्रुप बनाने से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आती है. अगर सब साथ में काम कर रहे थे, सेल्स वाले मार्केटिंग में, दोनों एक दूसरे साथ में काम कर रहे थे, तो वो अपने थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर पाते. सेल्स वाला मार्केटिंग से क्या बात करता. अगर दो जने साथ में काम करते तो वो अच्छे से स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं. और इस ग्रुपिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे बनते हैं. डिपार्टमेंट बनाने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं. एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया कि ये 50 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टेरिटरी के, जैसे नॉर्थ के लोग साथ में रहेंगे, उससे क्या लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता. कुछ ना कुछ चीज़ों में अपन को फ़ायदा मिलता ही है. और प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कि ये क्लोथिंग वाली लाइन के इधर आ गए, ये शूज़ वाली लाइन के इधर आ गए. उसके बाद अपन ने डिपार्टमेंट भी बना लिए, क्लोथ वाले क्लोथ में डाल दिए, इधर डाल दिया. अब इनको ड्यूटीज असाइन करेंगे, किसको क्या काम करना है, किस पोजीशन पे करना है. हर किसी बंदर को तो मैनेजर नहीं बना सकते, है ना. तो अपन यहाँ पे अपन वर्क डिफाइन करेंगे, डिफरेंट जॉब पोजीशन में डालेंगे. वर्क का एलोकेशन होगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है. डिपार्टमेंट बन गए, अब उनका एलोकेशन होगा काम का. हर डिपार्टमेंट का एक चार्ट बना देंगे. चार्ट मतलब एक हेड बना देंगे जो पूरे डिपार्टमेंट को संभालेगा. फिर जॉब का एलोकेशन होगा. हर मेंबर के स्किल्स चेक होंगे कि उनकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उनको जॉब मिलेगी. ओके. इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि काम एलोकेट कर दिया आपने, इंडिविजुअल को काम दे दिया, क्या सिर्फ ये इनफ है. ऑब्वियसली नॉट. कौन किससे ऑर्डर्स लेगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई किसी की सुन लेगा. सेल्स वाला शूज़ वाले की सुनेगा, वो उनका प्लान कॉपी कर रहे हैं. उनने बोला हमको 100 जूते की सोल बनानी है, ये कपड़े से यहाँ पे जूते की सोल बनाने लगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना. इसलिए यहाँ पे अपन को अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप. अथॉरिटी मतलब काम देने का अधिकार. अथॉरिटी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये अपन को पता होना चाहिए. तो कौन किसको काम देगा, हर एक इंसान का एक ही हेड होना चाहिए. अपन ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था. ये सब हो गए कि क्या फंक्शन है, वहाँ पे रिवाइज करते हैं.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसमें अपन काम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके अपन उनको ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग के एक्टिव हो गए हैं। डिवाइड क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट किस बेसिस पे होते हैं, एरिया और एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद अपन ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं डिफरेंट जॉब पोजीशन पे, वर्क को एलोकेट करते हैं, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किसके अंडर करेगा, वो कहाँ आता है। इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप, हर एक इंसान का एक ही हेड होना चाहिए, ये भी यहाँ पता होना चाहिए ना अपन को। IDAE अपनी शॉर्ट फॉर्म थी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब होता है, ना कि अनशंट पेपर उठाए, ये लो ये तेरे को काम दे दिया, ये ले तेरे को 20,000 में नौकरी चाहिए, कोई सी भी ले ले, तो बहुत सारी 20,000 की। नहीं, अपन इंसान के स्किल्स और उसकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उसको जॉब देते हैं। ये अपन ने कहा देखा था, ये डिपार्टमेंट इन अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ओके, हाँ, तो अपन जब उनको स्किल और कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से जॉब देते हैं, सबको एक ही डिपार्टमेंट में रखते हैं सेम स्किल्स वालों को, तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है, अपन प्रोडक्ट में और अच्छा कर पाते हैं। जैसे अब जो इंडियन मार्केट हो रहा है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना हर जना एक ही प्रोडक्ट बना रहे, सब शूज़ बना रहे, तो आपका शूज़ में स्पेशल क्या होगा। क्वालिटी मैटर करती है ना। अब तो इससे क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि आपका काम कोई और भी मैनेज कर सकता है, आप सब साथ में मिल के काम करते हो। दिस reduces the workload as well as enhances productivity because of specific worker performing a specific job on regular basis। अब इसमें ये भी प्रिंसिपल फॉलो होता है कि रिपीटेटिव चीज़ होती है, जैसे मैं आज एक काम कर रहा था तो मैं कल भी वही काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से रिपीटेशन की वजह से क्या होगा, मैं उस चीज़ में और बेटर होता रहूँगा। ये तो प्रगति का नियम है ना। प्रगति मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसका नियम है बस। तो ऑर्गेनाइजिंग में रिपीटेटिव वाले फंक्शन की वजह से क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। उसके बाद आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये कैसे समझते, देख, जब अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था स्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप, इसमें अपन ने देखा था कि कौन सा इंसान काम देगा, कौन अकाउंटेबल होगा, टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल, कौन किसका अकाउंटेबल होगा, ऐसे रिलेशनशिप क्लियर होने चाहिए। हर कोई किसी से ऑर्डर लेना नहीं होना चाहिए, हर ऑफिस का एक बॉस होता है, उसके अंडर HR होता है, ये सब रूल फॉलो होने चाहिए। तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी कैसे लाएंगे, जब अपन ने ये प्रिंसिपल फॉलो किया था प्रोसेस का, तो अपन ने कम्युनिकेशन को स्पेसिफिक कर दिया था कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसका ऑर्डर देगा, कौन किससे बात करेगा। कोई फालतू झंझट नहीं कि मेरे को इसके पास जाना है तो मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास उसके पास। वरना तो अगर ये ऑथोरिटी एंड रिलेशन नहीं होगा, फिर मेरे को पियोन आके बोल देगा, सर PPT बनानी थी, बॉस ने बोला था। अब किसको पता बोला नहीं बोला, इसलिए अपन ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप बनाया, नॉट रिलेशनशिप, सॉरी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इससे क्या हुआ, एम्बिग्यूटी कम हो गई इन ट्रांसफ़र। एम्बिग्यूटी मतलब प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई, क्योंकि हर एक इंसान एक इंसान से ऑर्डर ले रहा है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है कुछ टाइम में, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव एक्शन। ओके, इसे हायरार्किकल ऑर्डर बनता है, बॉस, बॉस से HR से एम्प्लॉय, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये अपन कैसे पढ़ेंगे, देख, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे अपन को जो चीज़ें मिलती है अपन उसका भी प्रॉपर यूज़ कर पाते, क्योंकि अपन को हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से एलोकेट हुई है ना। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होता है, जिसकी वजह से अपन अपने रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। कैसे, अगर एक ही इंसान 2 बार एक चीज़ काम करेगा तो ज़्यादा पैसे वेस्ट होंगे ना। ऑप्टिमम मतलब सबसे सही यूटिलाइजेशन, ना कि पूरा यूटिलाइजेशन। कन्फ्यूज़न कम होगा, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट। जैसे अपन ने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एफर्ट्स बचते हैं, टाइम बचता है, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे पैसे कमा रहे, नहीं, एफर्ट्स और टाइम भी मैटर करते हैं। उसके बाद आता है अडेप्शन टू चेंज। ये अपन ने डायरेक्टिंग में पढ़ा था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल क्या होता है, अपन एक इंडिविजुअल है ना, चेंज को जल्दी अडेप्ट कर लेता है। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना मॉडिफाइड रहता है कि वो इंटर रिलेशनशिप जो मैनेजर होता है
उनके साथ रिलेशनशिप इतना प्रॉपर बनाता है, उसके साथ साथ रिपीटेटिव एक्शन होता है। और जब एक इंसान एक ही उससे ऑर्डर लेता है रोज़, तो वो चेंजेस को अडेप्ट करने लग जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड हमेशा ह्यूमन बॉन्ड बनता ही है। स्टिल इसको कैसे डिफाइन करना है वो मैं तेरे को लिख के भेजूंगा, मतलब आप लोगों को सबको। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, देख इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक अच्छा वर्किंग कल्चर नहीं, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया में किया था, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, एक गवर्नमेंट बनाई थी, हायरार्किकल ऑर्डर बनाए थे कि बॉस बॉस टू एचआर एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना काम करना है। आप ना ओवर टाइम कर पाते हो ना कम काम कर पाते हो, आपको जो करना है वो करना है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप से एग्जीक्यूशन अच्छे से हो पाता है, मैनेजमेंट ऑफ एन देयर बाय बिकम्स ईजी एंड ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड होता है, टाइम से। तो टाइम बचता है ना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब एक बॉस एक ही इंसान को रोज़ ऑर्डर देता है, रोज़ उससे बात करने लग जाता है, तो उसका भी एक बॉन्ड बन जाता है कि ये इंसान ग्रो हो लाइफ में। तो जब एक डेलीगेशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, जब अपन एक इंसान को ढंग से ऑर्डर देते हैं, रोज़ उसको असाइन करते हैं ड्यूटी, फिर जब एक बॉस नहीं आता तब वो उसके सबॉर्डिनेट को बोल देता है आज काम तुम मैनेज करना। इससे उस इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस आता है, उसका ऑरा +9999 की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, वर्कलोड तो कम नहीं होता, पर वर्कलोड मैनेज हो जाता है। इससे वो नई एरिया ऑफ ग्रोथ डेवलप करते हैं, इनोवेशन करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देख, अगर तेरी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग बिल्कुल ही नहीं है और तुम कल जाके सोचो कि मैं तो 2 स्टोर और खोल रहा हूँ, पर तुम्हारे पास तो इतने एम्प्लॉय नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं किसको क्या काम करना है, तुमने तो अचानक पर्स बेचते बेचते सोचा हम तो शूज़ की लाइन में घुस रहे हैं, हम तो क्लचर की लाइन में घुस रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइजिंग है, तुमने डिपार्टमेंट ढंग से बना ही नहीं रखे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ एंड ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। जैसे कैसे कि अपन ने यहाँ देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से अपन क्या कर पाते हैं, चेंजेस को अडेप्ट कर पाते हैं। चेंजेस को अडेप्ट करेंगे तभी अपन कोई नई चीज़ लॉन्च कर पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई एम्प्लॉय चेंज होने को तैयार नहीं है तो वो किस नई जगह क्यों काम करेगा, वो किसी नए प्लान पे क्यों काम करने का सोचेगा। वो सोचेगा मेरे को 20,000 मिलते हैं, मेरे तो यही काम बढ़िया है, मैं तो जीवन भर यही करूँगा। इससे क्या होगा, बिजनेस एक नई और जॉब जॉब पोजीशन क्रिएट कर पाता है, डिपार्टमेंट बना सकता है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट रेंज कर पाता है, नए जोग्राफिकल लोकेशन पे जा सकता है, अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। नॉट इवन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक नई प्रोडक्ट लाइन या नया कुछ लॉन्च करना, पर एक्सपांशन क्या होता है, उसी चीज़ को बढ़ाते रहना। तो बिजनेस नई जगह जा पाते क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग से कॉन्फ्लिक्ट कम होता है क्योंकि प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप होती है, चेयर्स कम होता है। ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी मैनेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन किसका ऑर्डर देगा, ये सब नहीं होता। बट एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें है ना मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। अगर आपके कोई वर्किंग रिलेशनशिप, कोई रिसोर्सेज सब ऑर्गेनाइज ही नहीं है तो आप कैसे ग्रो होगी, ये सोचो। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसका प्रोसेस, वो आउटकम होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। कैसे, अब वो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, लोग ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन क्या होता है और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नई चीज़ें आती हैं, नए फंक्शन आते हैं, नए लोग आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हायरार्की और मुश्किल हो जाती है क्योंकि एक बॉस के अंदर भी एक और बॉस आना पड़ता है, नए नए हेड बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन ने एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी लाया था इस चैप्टर में, वो अपने टॉपिक में है या नहीं पता। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच एंड मैनेज, ये डिफाइन अपन को याद करनी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर
अपने मैनेजरल टास्क और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होते हैं। इट स्पेसिफाइज ये क्या बताता है कि वर्किंग रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, वर्क बिटवीन एंड रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए, को रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ये सब चीज़ें स्पेसिफाई कर देता है कि कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इससे कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है, वरना लड़ाई झगड़े होते कि आपने तो इतना पैसा ले लिया, हम हमारे डिपार्टमेंट को इतना कम पैसा दिया। उसके बाद है स्पान ऑफ मैनेजमेंट। ये एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सुपीरियर नहीं, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। जैसे मैंने बताया था, बॉस है, बॉस के नीचे एचआर है, एचआर के नीचे एम्प्लॉय है। अब ठीक है, अपन इसको, ये हो गया स्पान ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं। बॉस, बॉस के नीचे सब बॉस, सब बॉस के नीचे बॉस, सब बॉस असिस्टेंट, फिर उसके नीचे एचआर। क्या बॉस इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएगा? एक साथ 8 लोग क्या काम करने वाले हैं, 8 लोगों की अलग अलग टीम क्या काम करने वाली है, तो क्या वो मैनेज कर पाएगा? नहीं, कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, नॉट ओनली मैनेज इफेक्टिवली, सबसे अच्छे से। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, अच्छा कंट्रोल हो, ऑर्गेनाइजेशन पे सब चीज़ हो। ठीक है, ये अपन एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विच एनेबल्स एंटरप्राइज टू फंक्शन एंड एज एन। जैसे सुनीता ने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली थी, ठीक है। द सक्सेस ऑफ उसकी ट्रैवल एजेंसी का सक्सेस किस पे डिपेंड था? जो हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर के रिलेशन किससे, उसके एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयज से। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने क्या किया? सारा काम है ना 3 सब हेड में बांट दिया था। उस सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन। ऑपरेशन का काम उसने अलग बांट दिया था, ये अलग बांट दिया था, ताकि अब है ना सब मिक्स नहीं हो रहे हैं। जो अच्छा कम्युनिकेशन करता है वो आ गया था सेल्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर वही ऑपरेशन में चला जाता, ऑपरेशन वाले क्या करते होंगे? अच्छा एग्जीक्यूशन करते होंगे, अच्छा टास्क मैनेज करते होंगे। अगर वो सेल्स वाले में एक कैशियर को डाल देते, हर कहीं किसी को डाल देते, तो शायद उसकी कंपनी इतनी हिट नहीं होती। ओके। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। एक बार अपन ये वीडियो चेक करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। है बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है।